जरा सोचिए, नेटो के दो सहयोगी देश और उनमें से एक दूसरे की जमीन ही खरीदना चाहता है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही वो राजनयिक घटना है जिसने कुछ वक्त पहले दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। और इस पूरे विवाद की जड़ में था एक बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति के ये शब्द किसी बातचीत की शुरुआत जैसे नहीं, बल्कि एक डिप्लोमैटिक तूफान की सीधी सीधी चेतावनी लग रहे थे। और ये सारी जिद किसके लिए थी? ग्रीनलैंड के लिए, जहां रहते हैं सिर्फ 57,000 लोग। मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और दूसरी तरफ एक विशाल बर्फीले द्वीप पर बसा एक छोटा सा समुदाय। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राष्ट्रपति ने अपने ही सहयोगी देश के सामने इतना चौंकाने वाला प्रस्ताव रख दिया? चलिए एक कहानी की शुरुआत से समझते हैं। प्रस्ताव हैरान करने वाला था, पर था बिल्कुल सीधा। अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदना चाहता था। और ये कोई छोटी मोटी रियल एस्टेट डील नहीं थी। ये एक पूरे के पूरे संप्रभु क्षेत्र को खरीदने की पेशकश थी, जो अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात है। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या। देखिए, ये डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनॉमस क्षेत्र है। मतलब अपने घरेलू मामलों में तो आज़ाद है, लेकिन इसकी रक्षा और विदेश नीति वो डेनमार्क ही तय करता है। और यही बात इस मामले को और भी ज़्यादा पेचीदा बना देती है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो में सहयोगी हैं। अब ऐसे प्रस्ताव पर डेनमार्क भला क्या जवाब देता? उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि बेहद सख्त था। और इसी जवाब ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। डेनमार्क ने सिर्फ ना नहीं कहा, उन्होंने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे नाटो गठबंधन की नींव पर ही हमला बता दिया। सोचिए, ये कहना कि एक सहयोगी ही गठबंधन के लिए खतरा बन रहा है, ये दिखाता है कि डेनमार्क इसे अपनी संप्रभुता पर कितने बड़े अटैक के तौर पर देख रहा था। इसके बाद तो बात इतिहास तक पहुंच गई। एक तरह की शब्दों की जंग ही छिड़ गई। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाई जब उसने ग्रीनलैंड की रक्षा की थी। तो जवाब में डेनमार्क ने 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के साथ अपनी अटूट दोस्ती का हवाला दिया। लेकिन इस सारे तनाव के बीच डेनमार्क ने सहयोग का रास्ता भी दिखाया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, हम सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, और हमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर। तो सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी है ही क्यों? असल में ये कहानी सिर्फ एक द्वीप को खरीदने की नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक की उस बड़ी शतरंज की बिसात की कहानी है जिस पर दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही हैं। तो इस पूरी डिप्लोमैटिक खींचतान के पर्दे के पीछे असली खेल क्या चल रहा है? चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर है किस बारे में। देखिए, आर्कटिक अब दुनिया का नया ग्रेट गेम बन चुका है। एक तरफ रूस यहां अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ चीन पोलर सिल्क रोड के जरिए अपने आर्थिक इरादे जाहिर कर रहा है। अमेरिका का एक बहुत जरूरी एयरबेस पहले से ही ग्रीनलैंड पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, पिघलती बर्फ नए और छोटे व्यापारिक रास्ते खोल रही है। मतलब साफ है, जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वो भविष्य की दुनिया पर एक बड़ी पकड़ रखेगा। और हां, ये चिंता सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है। नेटो का एक और बड़ा खिलाड़ी ब्रिटेन, वो भी इस बात से सहमत है। वो भी मानते हैं कि आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती कंपटीशन को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका में ब्रिटेन के एक पूर्व राजदूत के शब्द तो इस खतरे की घंटी को और जोर से बजाते हैं। उनका साफ साफ मानना था कि अब हम सबको जागने का वक्त आ गया है और आर्कटिक को चीन और रूस के प्रभाव से सुरक्षित रखना ही होगा। ये पूरा का पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। नाटो के लिए इसका क्या मतलब है? भाई, जब सहयोगी ही एक दूसरे की संप्रभुता पर सवाल उठाने लगें, तो क्या ये उस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है? अब इस संकट से निपटने के लिए भी अलग अलग रास्ते सुझाए गए। अमेरिका तो अपने अधिग्रहण के इरादे पर अड़ा हुआ था। डेनमार्क कह रहा था कि पार्टनरशिप में समाधान खोजते हैं। वहीं ब्रिटेन की तरफ से एक सुझाव आया कि क्यों न एक जॉइंट मिलिट्री कमांड बना ली जाए। मतलब समाधान को लेकर भी गठबंधन में एक राय नहीं थी, सब अलग अलग सोच रहे थे। और इस पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा डर यही था जिसकी चेतावनी ब्रिटेन के एक नेता ने दी, कि अगर नाटो के सहयोगी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे तो इसका सीधा सीधा फायदा उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों जैसे कि पुतिन को मिलेगा। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे गठबंधन के वजूद पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर सहयोगी ही सहयोगियों को धमकाने लगें तो फिर ऐसे गठबंधन का मतलब ही क्या रह जाता है?